बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर टॉपिक हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा। स्टार्ट करते हैं इसको। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था कि ये कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हाईलाइट करने वाली थी, वहाँ पर यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दी हैं। और इसका जो आगाज़ हुआ था वो 1913 में हुआ था बाकायदा, जब इसने एक आर्टिकल लिखा था साइकोलॉजिकल रिव्यू जर्नल के अंदर। ठीक है, तो उस वक्त लॉन्च हो गया। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर ली है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डेट्स थी, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है इसको देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। इज अ मेथड ऑफ लर्निंग नॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू बीएफ स्किनर। ये बेसिकली बीएफ स्किनर का मेथड कहा जाता है, वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ रिस्पॉन्स डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग रिपीटेड। कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग वो लर्निंग का मेथड है जिसके अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेज पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो बिहेवियर दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये ओपरेंट कंडीशनिंग है। जस्ट इतनी सी डेफिनेशन है कि कॉन्सिक्वेंसेज पर डिपेंड कर रहा होता है कि रिस्पॉन्स रिपीट होगा, बिहेवियर रिपीट होगा या नहीं। थ्रू ओपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर विच इज रीइंफोर्स्ड, जिसको रीइंफोर्स किया जाएगा, रिवार्ड किया जाएगा, विल लाइकली बी रिपीटेड, वो रिपीट होगा। जिसको पनिश किया जाएगा वो रिपीट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये हमने पहले भी देखी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। हाँ जी, की पॉइंट्स है इसके। लर्निंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोइंग बिहेवियर, एसोसिएशन इज मेड बिटवीन अ बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। वो कहता है कि बिहेवियर जो लर्निंग है ना, वो कॉन्सिक्वेंसेज पर डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद एसोसिएशन हो रही होती है बिहेवियर और उस उसके कॉन्सिक्वेंसेज के दरमियान। उसके बाद बिहेवियर इज स्ट्रेंथन इफ फॉलोड बाय अ रीइंफोर्सर, वीकेंड इफ फॉलोड बाय अ पनिशमेंट। वही वाली बात जो हमने ऊपर की है कि अगर उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी या रिवॉर्ड मिलेगा तो वो स्ट्रांग होगी, अगर सजा मिलेगी तो वो वीक हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है बिहेवियर इज एक्टिव एंड वॉलेंट्री। इस चीज को ध्यान में रखना है। उसने बोला कि बिहेवियर इज एक्टिव एंड वॉलेंट्री। यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर और क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ये मेजर डिफरेंस है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बिहेवियर वॉलेंट्री होता है। ठीक है, कॉन्शियस बिहेवियर शो हो रहा होता है, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर अनकॉन्शियस बिहेवियर या रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है। ठीक है, वो जो स्लाइवा आता ना, वो हम मतलब कि हम हमारे इख्तियार में नहीं होता, वो आना ही आना होता है। ठीक है, उसके अंदर अनकॉन्शियस बिहेवियर हो रहा होता है या अनवॉलेंट्री हो रहा होता है। इसके अंदर वॉलेंट्री होता है, यानी कि वो ये यहाँ पर जो होगा इंडिविजुअल या फर्ज करें बच्चा सोच के बिहेवियर शो करेगा कि सोच के कोई काम करेगा, यानी सोच के बिहेवियर अपना होमवर्क करेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं अच्छा होमवर्क करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वॉलंटरी बिहेवियर होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ये कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है आपको। डिफरेंस अगर पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद मेजर बिहेवियरिस्ट जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर अपना रोल प्ले किया, एक तो थॉर्नडाइक है, दूसरे बीएफ स्किनर हैं। बीएफ स्किनर इसके फाउंडर हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था थॉर्नडाइक ने, वही वाली बात, अच्छा इफेक्ट होगा तो बिहेवियर होता चला जाएगा, अगर बुरा होगा तो नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड बिहेवियर वी मस्ट लुक एट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, वही वाली बात है, उसकी डेफिनेशन की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद बीएफ स्किनर की हम थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक जनरल सा आउट देखते हैं, ओवरव्यू। वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज इम्पैक्ट ऑन बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के हवाले से इसको जाना जाता है। 2002 के अंदर सर्वे हुआ था जिसमें इसको 20th सेंचुरी का एक मतलब के इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। बीएफ स्किनर हिमसेल्फ रेफर टू हिम फिलॉसफी एज रेडिकल बिहेवियरिज्म। अपनी फिलॉसफी को इसने रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात आ जाएगी तो याद रखिएगा बीएफ स्किनर का नाम आता है। He suggested that the concept of free will was, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अक्सर देखने को या सुनने को मिलती है, इसको याद कर लेना आपने। Suggested that the concept of free will was simply an illusion, कि फ्री विल वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, या हमारा हम जो सोचते हैं फ्री विल होती है इंसान के पास, वो कहते हैं कि इल्यूजन है, ऐसा नहीं होता। इसका उसके बजाय इसका क्या कहना था, इंस्टेड बिलीव दैट ऑल ह्यूमन एक्शन वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। इसका कहना था कि हम जितने भी बिहेवियर शो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनकी कंडीशनिंग हुई होती है, या हम वो बिहेवियर कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग शो कर रहे होते हैं।
वो बेसिकली बिहेवियर हमारा इस तरह से समझ लें कि रिजल्ट होता है कंडीशनिंग का। अगर हम बोल लें कि फ्री विल होती, यानी कि हम कुछ भी करने के मजाज होते हैं या कुछ भी करने के लिए आजाद होते हैं, तो ये कहता है ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक इल्यूजन है। हम जितने भी बिहेवियर शो करते हैं वो रिजल्ट होते हैं कंडीशनिंग का। इस बात की समझ आई आपको? यस सर, आ गई। जी नोरीना, आप बताएं। मुझे पूछना पड़ेगा, आप लोगों ने पूछा। नोरीना सुन भी रही है या नहीं? हाँ जी सर, सुन रही हूँ। ओके, इस बात की समझ आई आपको, ये फ्री विल वाली? हाँ जी। ओके, अब मुझे पूछना पड़ेगा आपको बार बार ना, आप लोग जवाब नहीं देते जल्दी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्किनर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आएगी, स्किनर को आपने बोल देना है। अच्छा अच्छा, इसका क्या कहते हैं, बट हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका जो काम था ना वो बेस करता था लॉ ऑफ इफेक्ट से, थॉर्नडाइक के काम पे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बेसिकली जैसे कि हमने स्टार्ट में जब इसको शुरू करने लगे थे तो हमने देखा था कि जो है इन लोगों ने ना लहदा लहदा काम नहीं किया था। इन लोगों ने एक दूसरे के काम से ही हेल्प लेके अपना काम किया है। ठीक है, जो जेबी वॉटसन है वो इंस्पायर थे पेवलव के काम से, तो वो उनके काम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने काम किया, जबकि ये जो बीएफ स्किनर थे ये इंस्पायर थे थॉर्नडाइक के काम से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिहेवियर, वही वाली बात है लॉ ऑफ इफेक्ट की, यहाँ पर डेफिनेशन बताएगा वो। अच्छा, स्किनर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म इनटू लॉ ऑफ इफेक्ट, रीइंफोर्समेंट। अब ये रीइंफोर्समेंट और लॉ ऑफ इफेक्ट इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्लासिकल या बिहेवियरिज्म के अंदर कौन सी चीजें, या ये पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ वाली या उसके साथ एसोसिएट कौन सी चीज होती है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के साथ एसोसिएट कौन सी होती है, या इन दोनों की सिमिलरिटी कहां पर आती है, या पूछ सकते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट के सिमिलर कौन सी चीज है, रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट से सिमिलर कौन सी चीज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। ठीक है, ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट एक ही है। बिहेवियर विच इज रीइंफोर्स्ड एंड टू बी रिपीटेड, वही वाली बात डेफिनेशन देगा यहाँ पर के जिसको रिवॉर्ड दिया जाएगा वो स्ट्रेंथन होगा या रिपीट होगा, जिसको पनिशमेंट दी जाएगी या रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा या उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा नहीं होगा तो वो वीक हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही वाली बात है। स्किनर in 1948 studied operant conditioning by conducting experiments using animals which he placed in Skinner box। 1948 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक बॉक्स के अंदर रख के, जिसको स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। उसके बाद वही वाली बात, इसकी बायोग्राफी, ये पहले राइटर था, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट थी, यानी कि हमारे इस कोर्स से लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसकी बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। पहले ये बेसिकली एक राइटर था, नॉवेलिस्ट था, लेकिन बाद में उससे ये क्या हो गया, बाद में ये उससे बदजन हो गया। ठीक है, यानी कि अपने जो राइटिंग वाला उसका था शौक, उससे बदजन हो गया या इसका शौक पूरा हो गया, फिर उसके बाद ये इसकी तरफ आ गया। इंस्पायर्ड बाय बीएफ स्किनर डिसाइडेड टू अबैंडन हिज करियर एज अ नॉवेलिस्ट। इसने मतलब अपने करियर को छोड़ दिया नॉवेलिस्ट के तौर पर। एंड एंटर द साइकोलॉजी ग्रेजुएट प्रोग्राम एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बाद में फिर इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया साइकोलॉजी के अंदर। पहले ये राइटर था, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अर्ली करियर की बात करते हैं। रिसीविंग हिज पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड, 1931 के अंदर इसने पीएचडी की। ठीक है, स्किनर कंटिन्यू टू वर्क एट द यूनिवर्सिटी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, 5 साल काम करता रहा। उसके बाद इसकी शादी हो गई 1936 के अंदर। ठीक है, और 2 इसकी डॉटर्स थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्किनर टू का टीचिंग पोजीशन, बाद में ये टीचर बना। ठीक है, मिनेसोटा में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। मैरिज के बाद, दिस वाज ड्यूरिंग द हाइट ऑफ वर्ल्ड वार, उस वक्त वर्ल्ड वार चल रही थी। रिसीव्ड फंडिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। हाँ, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने एक प्रोजेक्ट वहां पर, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 जारी थी। ठीक है, तो इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको पिजन प्रोजेक्ट कहा जाता है। पिजन प्रोजेक्ट में क्या था, इसने ना, क्योंकि ये कंडीशनिंग की बात हो रही है, तो इसने कबूतरों को ट्रेन किया था कि वो मिसाइल मार सकें या हमला कर सकें दुश्मन पर। तो इसने उनको ना ट्रेन किया था। ठीक है, इसको याद रखना आपने। एट इज वाज कॉल्ड पिजन वाज रिप्लेस्ड इन द नोज कॉन ऑफ अ मिसाइल एंड ट्रेन टू पेक एट अ टारगेट दैट वुड डायरेक्ट अ मिसाइल टुवर्ड एन इंटेंडेड टारगेट। यानी कि टारगेट करने के लिए मिसाइल के थ्रू किसी को। ऑल दो स्किनर एंड हैड कंसीडरेबल सक्सेस, उसको सक्सेस मिल गई थी, कामयाब हो गया था ट्रेन करने में। बट ये जो है प्रोजेक्ट, ये प्रैक्टिकली ना इसको किया जा सका।
ठीक है, इसको प्रैक्टिकली नहीं किया गया। इन द एंड द प्रोजेक्ट वाज इवेंचुअली कैंसल्ड, कैंसिल कर दिया गया। इट डिड लीड टू सम interesting finding, however BF Skinner was even able to teach the pigeon to play ping pong। वो कहते हैं कि ये वाला जो इसका प्रोजेक्ट है ये तो कैंसिल हो गया, रोक दिया गया, लेकिन उसका बड़ा फायदा हो गया इसको, मतलब कि इसने चूंकि ट्रेनिंग करना आ गई थी, कंडीशनिंग करना आ गई थी, बाद में फिर इसने ये कबूतरों को ये गेम खेलना भी सिखा दिया था, यानी कि कंडीशन करना आ गया था, ट्रेन करना आ गया था। तो ये कुछ वो कहते हैं कि इसका प्रोजेक्ट तो नहीं उन्होंने लिया या कामयाब नहीं हुआ या वो प्रैक्टिकली नहीं हो सका, लेकिन इसको और बहुत सी चीजें सीखने को मिल गई या करने को मिल गई। अच्छा, उसके बाद फिर लेटर लाइफ की बात करते हैं। स्किनर मूव टू ब्लोमिंगटन इंडियाना एंड बिकेम द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना। 1948 ही ज्वाइंड द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 1948 में हार्वर्ड इसने ज्वाइन किया, याद रखिएगा। एन ऑफिस एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, वहां पर इसने ऑफिस बनाया, रिटायरमेंट के बाद तक इसने वहां पर इसको वेयर ही केप्ट एन ऑफिस इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। 1974 में ये रिटायर्ड हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, ड्राइंग ऑन हिज फॉर्मर लिटरेरी करियर, स्किनर यूज्ड फिक्शन टू प्रेजेंट मैनी थ्योरेटिकल आइडियाज इन हिज बुक। एक बुक लिखी थी इसने वाल्डन 2 1948 के अंदर, जिसमें डिफरेंट आइडियाज इसने पेश किए। ही डिस्क्राइब्ड अ फिक्शनल यूटोपियन सोसाइटी इन विच पीपल वर ट्रेन टू बिकम आइडियल सिटीजन। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे काम की है। यहाँ पर इसने एक आइडिया दिया कि एक सोसाइटी का आइडिया दिया कि जहां पर लोगों को ट्रेन किया जा सके कि वो अच्छे सिटीजन बन सके, अच्छी शहरी बन सके। और ये किसके थ्रू होगा या हुआ? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू वो कहता है कि ट्रेन किया जाना चाहिए लोगों को कि वो एक अच्छे शहरी के तौर पर अपना रोल प्ले कर सकें। हिज 1971 बुक बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये इसकी बुक थी जो 1971 में इसने लिखी थी। made B.F. Skinner a lightning rod for controversy since his work seemed to imply that humans did not truly possess free will। इस काम की वजह से एक मतलब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इसका ये कहना था ना कि जो ह्यूमन है फ्री विल नहीं रखते, हम खुद कुछ करने के मतलब के करने के लिए आजाद नहीं होते। तो ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी क्रिएट हुई थी। His 1974। अच्छा, एक तो आपने चीज ये याद रखनी है कि अगर कोई बोले रेडिकल बिहेवियरिज्म किसने दिया तो बीएफ स्किनर। फ्री विल की बात किसने की? इसने इल्यूजन, फ्री विल इज इल्यूजन किसने बोला? ये बीएफ स्किनर ने बोला है। अक्सर ये ना क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, बुक अबाउट बिहेवियरिज्म, इसने बिहेवियरिज्म के लिए एक बुक लिखी जिसमें इसने अपने तमाम जो है र्यूमर्स के बारे में बात की और जो कंट्रोवर्सी उसके बारे में बात की। बीएफ स्किनर वाज डायग्नोज्ड विद, ये एक बीमारी थी जो इसको डायग्नोज हुई थी 1989 के अंदर, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ये एक डिजीज है। जस्ट 8 days बिफोर ही डाइड, 8 दिन पहले जब ये इसकी डेथ हुई, वाज गिवन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है एसोसिएशन की जानिब से, एपीए की जानिब से। अच्छा, उस वक्त इसने 15 मिनट टॉक की थी और इसकी जो डेथ हुई है ये हुई है अगस्त 18, 1990, यानी कि अभी रिसेंटली इसकी डेथ हुई है। कोई बहुत पुराना बंदा नहीं है ये। उसके बाद कुछ यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर रेडिकल बिहेवियर क्या होता है? रेडिकल बिहेवियरिज्म बेसिकली ये था कि आप इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करके उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। यानी इन्वायरमेंट तो चेंज कर दे फिर बिहेवियर चेंज। हाँ जी, इन्वायरमेंट के वो कहता है कि इन्वायरमेंट किस तरह से आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है या चेंज करता है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ अवार्ड्स थे, वो डिफरेंट डेट्स के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपने इसको पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। बीएफ स्किनर्स पब्लिकेशन, इसकी जो कुछ पब्लिकेशन बुक्स जो इसने लिखी थी, ये डिफरेंट बुक्स भी मैंने यहाँ पर लिख दी जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके कंट्रीब्यूशन क्या थे साइकोलॉजी के अंदर वो देखते हैं। द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस इसका एक कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, उसके बाद नोशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दूसरा कंट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स रेट एट एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च, रिस्पॉन्स रेट को डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर रिसर्च में इसने इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद द क्रिएशन ऑफ द कैमुलेटिव रिकॉर्डर टू ट्रैक रिस्पॉन्स रेट, ये भी इसने एक कैमुलेटिव रिकॉर्डर एक इंस्ट्रूमेंट था। ये बेसिकली ये एक मशीन थी जो कि रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करके उसका एक ग्राफ देती थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लास्ट एंड में पढ़ेंगे इसके।
ये कुछ कंट्रीब्यूशन थी। इसके अलावा इसका स्किनर बॉक्स जो था वो भी एक इसकी कंट्रीब्यूशन थी, वो नहीं लिखा यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं स्किनर बॉक्स, ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन की ही बात की गई है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात करते हैं बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या था। अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग, आवर, अब ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। आवर बिहेवियर्स आर डेवलप्ड आर कंडीशनड थ्रू रीइंफोर्समेंट, के वो कहता है कि हमारे जो बिहेवियर होते हैं ना वो डेवलप होते हैं रीइंफोर्समेंट्स के अकॉर्डिंग। रीइंफोर्समेंट मिल रही हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर बन रहे होते हैं। ही रेफर टू दिस प्रोसेस एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, with operant condition referring to behavior that acts on the environment and leads to consequences। इसका कहना था कि बिहेवियर दैट एक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर जो बिहेवियर होते हैं, एंड लीड टू द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि बिहेवियर एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करता है, कॉन्सिक्वेंसेज की बात करता है बिहेवियर को लेकर। ठीक है, तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक तो एनवायरनमेंट, दूसरा बिहेवियर और तीसरा कॉन्सिक्वेंसेज है। ऑपरेंट बिहेवियर्स, माइक किसका ऑन है आप में से? अच्छा, ऑपरेंट बिहेवियर्स डिफर फ्रॉम रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर यानी कि एक्शंस अंडर आवर कंट्रोल, वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कहता है ये डिफर करते हैं किससे? रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो रिस्पॉन्स आना होता है। स्किनर डिस्क्राइब्ड रिस्पोंडेंट बिहेवियर एज एनीथिंग दैट अकर्स रिफ्लेक्सिवली और ऑटोमेटिकली, वो बिहेवियर जो रिफ्लेक्सिवली होते हैं, सच एज जर्किंग योर हैंड बैक व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट पैन, कि जब आप किसी हॉट पैन को टच करते हैं तो आप फौरन उसका आपका हाथ पीछे करते हैं। स्किनर्स आइडिया ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस्ड थॉट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट की भी बात करता है ये, उसमें भी इसका रोल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, दैट अ चाइल्ड्स बिहेवियर कुड बी इंपैक्टेड थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। कहता है चाइल्ड की डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाइल्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू उसकी लर्निंग करवा सकते हैं, कंडीशनिंग उसकी करा सकते हैं या उसको कुछ सिखा सकते हैं। उसके बाद स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो इसने बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स है इसका। ठीक है, और इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या किया था, रैट को इसने बॉक्स के अंदर रखा था और उसके बाहर उसने खाना रख दिया था, जैसे कि हम ये इसके अंदर देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेना तो आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। एक्सपेरिमेंट ये था कि आप उसने चूहे को अंदर रखा और बाहर रख दिया खाना, और जब बाहर उसने खाना रखा तो अब चूहे ने क्या करना था कि इसको लीवर को दबाना था तो उसको खाना मिलना था। ठीक है, यानी कि यहाँ उसने पहले रिस्पॉन्स देना था, फिर उसको स्टिमुलस मिलना था। ठीक है, ये नहीं था कि स्टिमुलस मिला उसके बाद उसने रिस्पॉन्स दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ये भी एक मेजर डिफरेंस है। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर पहले रिस्पॉन्स स्टिमुलस दिया जाता है, खाना एज अ स्टिमुलस काम करता है। पहले स्टिमुलस नजर आया तो उसने सलाइवा दिया ना, तो पहले स्टिमुलस मिलता है फिर रिस्पॉन्स देता है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर पहले वो रिस्पॉन्स करेगा फिर उसको खाना मिलेगा, यानी कि पहले वो लिवर दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, याद रखिएगा, इस तरह से भी वो पकड़ सकते हैं आपको। इसके बाद एक और चीज थी इसके अंदर कि जब भी ये कोई गलत मतलब एक और चीज थी कि जब भी चूहा या रैट कोई गलत हरकत करता था या उसको ये बताना होता था कि ये वाला बिहेवियर नहीं करना, तो उसको पनिश किया जाता था। पनिश कैसे किया जाता था? ये नीचे जाली लगी हुई थी, इसमें करंट छोड़ा जाता था, ये इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ ना, इसमें करंट छोड़ा जाता था उसको, यानी कि ये पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट वाली बात करें, आप समझे उस हिसाब से। जब ये कोई गलत रिस्पॉन्स देता था तो फिर उसको नीचे से करंट दिया जाता था। अब उसको पता चल जाता था कि ये वाला नहीं मैंने रिस्पॉन्स देना। जब वो सही रिस्पॉन्स देता था, जो हमारा मतलूबा रिस्पॉन्स है, उस वक्त फिर उसको रीइंफोर्समेंट के तौर पर खाना मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर पनिशमेंट करके भी देखा गया और रीइंफोर्स करके भी देखा गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ दो तीन चीजें हैं। स्किनर आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, 3 रिस्पॉन्सेज थे। न्यूट्रल ऑपरेंट्स, responses from the environment that neither increase nor decrease the probability of a behavior being repeated। ये वो वाले ऑपरेंट्स होते हैं, वो वाले एनवायरनमेंट से रिस्पांस मिल रहे होते हैं जो ना बिहेवियर को कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं, जिनको न्यूट्रल ऑपरेंट्स बोला गया है। उसके बाद रीइंफोर्सर, ये क्या करते हैं, ये बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि रिवार्ड होते हैं तो ये स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद
पनिशर होते हैं, ये क्या करते हैं, बिहेवियर को कम करते हैं। जब रीइंफोर्समेंट की बात आएगी तो याद रख लेना अपने कि बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की बात आती है, बिहेवियर को मजबूत करने की बात आती है, रिस्पॉन्स को रिपीट करने की बात आती है। जब पनिशमेंट की बात आएगी तो रिस्पॉन्स को कम करने की बात आएगी, खत्म करने की बात आएगी, वीक करने की बात आएगी। ये भी इनमें मेजर डिफरेंस है, ठीक है, याद रखना आपने। ये नहीं है कि आप कहें कि पनिशमेंट भी देते हैं तो हम बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा होता है तो हम उसको पनिश करते हैं कि वो वाला बिहेवियर दोबारा से ना करे, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपने इसको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। अच्छा, we can all think of examples of how our own behavior has affected by reinforcement। वही वाली बात है कि reinforcement से कैसे अफेक्ट होता है और पनिशमेंट से कैसे अफेक्ट होता है, ये वाली सारी चीजें लिखी है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्किनर एबीसी मॉडल या एबीसी बिहेवियरिज्म, इस चीज को भी समझना इंपॉर्टेंट चीज है। B.F. Skinner theory of learning says that a person is first exposed to stimuli which elicit a response and the response is then reinforced। पहले उसको मतलब कि एक्सपोज किया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है, फिर उसका रिस्पांस आता है, फिर उस रिस्पांस का क्या आता है, रिस्पांस को फिर रीइंफोर्स किया जाता है। दिस अल्टीमेटली क्या होता है, व्हाट कंडीशंस आवर बिहेवियर, इस तरह से हमारी बिहेवियर की कंडीशनिंग हो जाती है। अच्छा, इसमें आगे क्या होता है इसका, टू मेक दिस प्रोसेस इजियर टू रिमेंबर। अब ये वाला एक प्रोसेस उसने बताया, वो कहता है कि इसको आपने आसानी से याद रखना है, तो एबीसी के हिसाब से इसको याद रखना है। कैसे, The ABC are antecedent, A से antecedent, B से behavior और C से consequences। सबसे पहले यानी कि antecedent स्टिमुलस की बात होती है, फिर उसके बाद उसका बिहेवियर या रिस्पॉन्स की बात आती है, फिर उसके बाद देखा जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले हैं, यानी कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिल रहा है उसको, जो कि रिइंफोर्समेंट होगी या पनिशमेंट होगी। स्टिमुलस आया, उसकी वजह से उसने कोई बिहेवियर या रिस्पॉन्स दिया, अब उसके बाद रिस्पॉन्स जब उसने दे दिया, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद कोई नतीजा उसको निकल के मिलेगा या आउटकम मिलेगी। वो आउटकम अगर तो रीइंफोर्समेंट होगी तो वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाएगा, अगर वो पनिशमेंट के तौर पर होगी जो आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा, बिहेवियर उसका वीक हो जाएगा। तो एबीसी मॉडल के हिसाब से भी इसको आप याद रख सकते हैं, एंटीसीडेंट यानी कि स्टिमुलस, बी से बिहेवियर और सी से कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा, यहां पर स्टिमुलस का क्या मतलब है, आपसे क्वेश्चन है मेरा। अफसा है, अफसा नहीं है जी, नोरीना बताएगी पहले स्टिमुलस का क्या मतलब है या एंटीसीडेंट का क्या मतलब है। मुझे लगता है ये सुनी नहीं रही। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, और इसका जो स्टिमुलस है ना, वो जो एनवायरमेंटल चेंज होता है जो हम पे असर करे, वो सब स्टिमुलस कहते हैं। एनी एनवायरमेंटल चेंज मैंने आपसे तो पूछा जो ही नहीं था। सर, तुझसे और की आवाज नहीं आ रही थी। जी, रजिया बताएगी, रजिया नूर। स्टिमुलस का यहाँ पर क्या मतलब है, स्टिमुलस वो जनरल सी डेफिनेशन में कह रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या मतलब होगा, जल्दी करें। सदफ, सदफ बतूल। आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं, बस ऐसे बैठे हैं? मुझे लगता है बस यहाँ पर वो अटेंडेंस देने वाली बात लग रही है मुझे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बोल दें कि मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर इसके अलावा सर एक क्वेश्चन था सर, आपने पहले तो आते इसमें पहले रिस्पांस देते हैं बाद में स्टिमुलस, लेकिन अब पहले स्टिमुलस है बाद में रिस्पांस। ये वाली यहाँ पर एबीसी मॉडल की बात कर रही हैं आप? एबीसी मॉडल के अंदर आप कह रही हैं कि उल्टा हो गया काम। सर एबीसी मॉडल के लिहाज से भी और वैसे भी सर, पहले आप उधर जो बॉक्स है उसमें हम पहले वो दे रिस्पांस देता था। देखे ना, अब स्टिमुलस तो बाहर पड़ा है ना खाना, अब खाना तो बाहर पड़ा है, उसको अभी तक मिला तो नहीं है ना। अब वो रिस्पांस दे रहा, पहले वो बिहेवियर शो करेगा, रिस्पांस देगा, उसके बाद उसको खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है,
वो है मतलब कि रिस्पॉन्स पहले आया। हाँ, ये जो आप कह सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर मैं आपको जो समझाने की बात कर रहा हूँ एबीसी मॉडल में स्टिमुलस की बात है। स्टिमुलस है उसको भूख लगना, स्टिमुलस क्या है उसका भूख लगना। लेकिन आपको अगर कंपैरिजन करने की बात आ जाए या आपको फर्क करने की बात आ जाए तो ये इस तरह से भी इसको बोला जाता है कि ये जो है ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग है, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस मॉडल है। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पहले स्टिमुलस आता है मिलता है तो फिर वो अगला काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर कंपैरिजन की बात आए तो आप इस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो स्टिमुलस है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, ये वाला कि उसको भूख लगी है, भूख एक स्टिमुलस के तौर पर उसने मतलब काम किया, तो फिर उसने लिवर को दबाया तो फिर उसको वो मिला कॉन्सिक्वेंसेस जो रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपने इसको ध्यान रखना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आपने रिस्पॉन्स करना है। ये एक एंगल मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से भी इसको समझा जाता है या पूछा जाता है। तो इसलिए इसी चीज को तो मैंने आपको सर समझाने के भूत लिए इसका पूछा है बिहेवियर कि ना होता है, यहाँ वैसे पर भूत लगी तो क्या सर भूत बिहेवियर ना होता इसका। भूख बिहेवियर नहीं होता, भूख तो वो बिहेवियर तो वो होगा ना जो आप शो करेंगे, भूख शो होती है। भूख आपका स्टिमुलस होगी कि जिसने आपको बिहेवियर करने पे मजबूर कर दिया। बिहेवियर तो वो हो ना जो आपका शो होगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चले आगे बढ़ते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है आपको पता ही है, कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर या रिवॉर्ड के तौर पर कोई चीज जब दी जाती है बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो हमारी क्या होती है, रीइंफोर्समेंट होती है। अब रीइंफोर्समेंट की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक बात याद रखनी, जब भी पॉजिटिव की बात आएगी तो कोई चीज देने की बात आएगी। ठीक है, कुछ चीज ऐड करने की बात आएगी। ठीक है, जैसे हम पॉजिटिव की बात मैथ के अंदर करें तो प्लस करने का मतलब ऐड करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहा हूँ कि कैसे आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जब पॉजिटिव की बात आएगी तो कुछ चीज ऐड करने की बात आएगी, और रीइंफोर्समेंट का तो मतलब है ही है कि आपने बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, अब देखते हैं, इंक्लूड्स एक्शंस आर इवेंट्स दैट स्ट्रेंथन अ रिस्पांस बाय प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है फॉर अ सर्टेन बिहेवियर, किसी बिहेवियर के लिए। ठीक है, such as a child reward or praise for cleaning their room। अगर बच्चा एक अपना रूम साफ करता है तो हम उसको प्रेज करते हैं या उसको इनाम के तौर पर कुछ देते हैं ताकि आइंदा से भी वो क्या करे, अपना रूम इसी तरह से साफ करे या इसी तरह के काम करता रहे, उसकी आदतें इसी तरह की बनती रहें, रिवॉर्ड कर रहे हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर भी क्या करेंगे, उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कोई चीज निकाल के, कोई ऐसी चीज जो उसके लिए अनकंफर्टेबल है, कोई ऐसी चीज जो उसके लिए अनकंफर्टेबल है वो निकाल देंगे ताकि उसका बिहेवियर क्या हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। मिसाल के तौर पर पहले बच्चा क्या होमवर्क नहीं करता था, फिर उसको सजा के तौर पर ये बोला गया कि आपने अपने कपड़े भी धोने हैं, आपने अपने शूज पॉलिश भी खुद करने हैं, आपने अपना रूम भी साफ खुद करना है। पनिशमेंट के तौर पर हमने ये दे दिया, बिहेवियर खत्म हो गया, फिर वो उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू किया। ठीक है, तो फिर हमने क्या बोला, चले अगर आप इसी तरह से काम करते रहेंगे तो आपके कपड़े धोने बंद, हम आइंदा से आपको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। यानी कि जो वो चीज निकाल दी हमने जो उसके लिए अनकंफर्टेबल थी, ये एक तरह का नेगेटिव, एक तरह की रीइंफोर्समेंट थी, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी, कुछ निकाल दिया हमने ऐसा जो उसके लिए अनकंफर्टेबल था ताकि उसका होमवर्क करने वाला बिहेवियर मजीद स्ट्रेंथन हो जाए। ये रीइंफोर्समेंट थी। आगे है स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा कोई बिहेवियर शो हो रहा है तो हम जितनी बार कोई बिहेवियर शो करेगा उतनी बार उसको रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड देते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रेट होता है स्लो होता है, लेकिन एक्सटेंशन रेट फास्ट होता है। इसका मतलब ये होगा कि बाद ये वाली जो रीइंफोर्समेंट, ये वाला स्केड्यूल है ना, इसमें इसका जो मैकेनिज्म है ना वो ये है कि इसमें रिस्पॉन्स रेट स्लो हो जाता है और एक्सटेंशन रेट फास्ट हो जाता है। यानी कि जब उसको ये यकीन हो जाता है ना इंडिविजुअल को कि मुझे रिइंफोर्समेंट मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है, तो वो फिर रिस्पॉन्स, जब उसको पता है कि ये मुझे मिलता ही रहना है, मतलब कोई इशू नहीं है इसका, तो फिर वो स्लो हो जाता है, यूज टू हो जाता है, और इसका जो एक्सटेंशन रेट है वो फास्ट हो जाता है। क्योंकि रिस्पॉन्स रेट स्लो होता है और एक्सटेंशन रेट फास्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर
क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होती है कि मुझे कंटिन्यूअसली चीज मिलनी है, रिवॉर्ड मिलना है, तो जैसे ही आप उसको रिवॉर्ड देना बंद करेंगे वो रिस्पॉन्स देना भी बंद कर देगा, क्योंकि उसकी आदत के खिलाफ हो जाएगी ना बात। आदत होती है उसको हर बार रीइंफोर्समेंट लेने की, रिवॉर्ड लेने की, तो जैसे ही रिवॉर्ड रुकेगा तो वो रिस्पॉन्स देना भी बंद कर देगा। फिक्स रेशो रीइंफोर्समेंट, फिक्स रेशो का मतलब ये होता है कि एक खास टाइम के बाद, एक खास नंबर ऑफ बिहेवियर्स के बाद, अगर आप बोलेंगे आप 5 दफा बिहेवियर अपना या रिस्पॉन्स शो करोगे, या इंडिविजुअल को हम रख लें कि 5 दफा अगर आप अपना रिस्पॉन्स शो करते हो, या हम अपने तौर पर कि अगर वो 5 दफा रिस्पॉन्स शो करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वन रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर एवरी सो मैनी करेक्ट रिस्पॉन्सेज, आफ्टर एवरी फिफ्थ रिस्पॉन्स के हर 5वें रिस्पॉन्स के बाद आपको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड रिसीव्स अ स्टार फॉर एवरी 5 वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली। अगर बच्चा 5 लेटर करेक्टली स्पेल करता है तो उसको क्या मिलेगी, रीइंफोर्समेंट या इनाम मिलेगा। ये फिक्स कर दिया हमने कि हर 5वें रिस्पॉन्स के बाद उसको दे देना है हमने। इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्स रेट फास्ट होता है और एक्सटेंशन रेट मीडियम होता है, क्योंकि हमने उसको आदत नहीं डाली हर रिस्पॉन्स के ऊपर रिवार्ड देने की, तो इसमें मतलब इसको भूलने की या एक्सटिंक्ट करने की थोड़े सा जो रेट होगा वो मीडियम होगा। वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशो का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई हम नंबर फिक्स नहीं करते। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर फिक्स नहीं करते, टाइम फिक्स नहीं करते। हम कभी 5वीं बार दे रहे होते हैं, हम कभी तीसरी बार, हम कभी 7वीं बार, कभी 10वीं बार दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रिस्पॉन्स रेट फास्ट है और एक्सटेंशन रेट स्लो होता है। अब ये जो अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर या फिर आपके उसके अंदर आपके इंटरव्यू के अंदर या टेस्ट के अंदर पूछा जाए कि कौन सा इनमें से जो स्केड्यूल है वो अच्छा है, तो वेरिएबल रेशो वाला अच्छा होता है। ठीक है, वेरिएबल रेशो वाला, क्योंकि इसमें जो एक्सटेंशन रेट होता है ना वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम अनप्रिडिक्टेबली दे रहे होते हैं ना, तो उसको आदत नहीं पड़ती। अगर उसको 5 में तीन बार करने पे मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, और अगर हम 7वें पे दे देंगे उसके बाद हम नहीं देंगे तो वो चलता रहेगा, मे भी अगली दफा मिल जाए, मे भी अगली दफा मिल जाए, मे भी अगली दफा मिल जाए, तो इसी लालच में वो करता चला जाता है और इतना ही उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उसकी पर्सनैलिटी का या उसके हिस्सा बन जाता है लर्निंग का। फिक्स्ड इंटरवल, वन रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। ये जैसे फिक्स्ड हमने वो रेशो बोला था, ये फिक्स्ड इंटरवल है कि एक खास टाइम के बाद उसको दिया जाएगा, खास वक्फे के बाद दिया जाएगा, ये फिक्स्ड इंटरवल है। वन करेक्ट रिस्पॉन्स हैज बीन मेड, एन एग्जांपल इज बीइंग पेड बाय एन आवर, बाय द आवर, के 1 घंटे के बाद जो मतलब कि आपको पे करना होता है या आपको अर्निंग होती है, वो इसकी मिसाल है। एन अदर एग्जांपल वुड बी एवरी 15 मिनट्स, हाफ आवर, हाफ आवर अ पैलेट इज डिलीवर्ड प्रोवाइडिंग एटलीस्ट, वही वाली मिसाल है कि एक खास टाइम के बाद अगर आप दे रहे हैं तो। इसमें रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, मीडियम होता है, रिस्पॉन्स रेट इसमें मीडियम होता है। अच्छा, उसके बाद है जी वेरिएबल इंटरवल जो है रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि कभी 3 मिनट के बाद दे दिए, कभी 5 मिनट के बाद, कभी 7 मिनट के बाद, इस तरह मतलब कि वेरिएबल वेरी करते रहना। इसमें रिस्पॉन्स रेट फास्ट होता है, एक्सटेंशन रेट स्लो होता है। ये वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट और वेरिएबल जो है रेशो, ये दोनों ही अच्छे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप कौन सा सजेस्ट करेंगे तो ये दोनों ही ठीक है, वेरिएबल वाला अच्छा होता है। अच्छा, उसके यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर रेशो और इंटरवल में क्या डिफरेंस होगा फिर? किसमें? शो और इंटरवल में समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, रेशो और इंटरवल की बात कर रही हैं आप? जी। अच्छा ठीक है, इंटरवल का मतलब होता है कि खास टाइम रखा है आपने, वक्फा रखा है, ड्यूरेशन रखा है, ड्यूरेशन समझ लें फिक्स्ड। इंटरवल का मतलब ड्यूरेशन और रेशो का मतलब है नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब अगर 3 दफा वो रिस्पॉन्स देगा तो ये रेशो है। इंटरवल का मतलब है कि हम अगले 5 मिनट बाद उसको देंगे, हम अगले 10 मिनट बाद देंगे, हम आधे घंटे बाद देंगे, हम 15 मिनट बाद देंगे, ये ड्यूरेशन है। इंटरवल का मतलब होता है ड्यूरेशन, रेशो का मतलब है कोई नंबर फिक्स कर दिया आपने। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट, पनिशमेंट मैंने आपको बताया था कि सजा के तौर पर जब आप किसी बिहेवियर के रिस्पांस में आउटकम के तौर पर सजा देते हैं तो वो पनिशमेंट होती है, ताकि हम कोई भी बिहेवियर वीक कर सकें या लर्निंग को अनलर्न करा सकें, एक्सटिंक्ट करा सकें।
ठीक है, तो वो पनिशमेंट होती है। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट में इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग अ नेगेटिव रीइंफोर्सर, यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्सर दिया जाता है, सच एज स्पैंकिंग, स्कोल्डिंग आर द इम्पोजिशन ऑफ अ प्रिजन सेंटेंस, यानी कि जो कैदियों को दी जाता है ना सजा के तौर पर। अच्छा, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर कोई सहूलत मौजूद है उसको निकाल लो, अगर कोई उसकी कंफर्टेबल करने वाली चीज उसके पास मौजूद है उसको ले लो, ये भी पनिशमेंट होती है ना। कि अगर फर्ज करे बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, उसको साइकिल लेके दिया, उसका साइकिल ले लो, उसकी सहूलत थी ना, कंफर्ट था उसका, उसको ले लिया हमने, तो भी हमने उसको पनिशमेंट दे दी है। यहां से कुछ वही वाली बात है, आपने रीइंफोर्समेंट का उलट कर देना। पॉजिटिव का मतलब होगा इसमें ऐड कर देना, कुछ कोई नई चीजें ऐड कर देना सजा के तौर पर। कैदियों को क्या होता है, पहले तो उसको जेल में डाला जाता है, फिर जो ज्यादा अगर सजा देनी है तो उसको उसके सेल में पंखा बंद कर दिया जाए, ठीक है, फिर उसको बाहर निकलने ना दिया जाए। तो ये चीजें ऐड करते जाओ, ये पनिशमेंट के तौर पर। अच्छा, नेगेटिव का क्या मतलब होगा? कोई चीज निकाल लो। पनिशमेंट के अंदर क्या है? वो चीज निकालनी जो उसको कंफर्ट दे रही थी, जो उसके फायदे की चीज थी। जैसे फॉर एग्जांपल टेकिंग अवे अ फेवरेट टॉय, एक उसका पसंदीदा खिलौना ले लो, जैसे मैंने साइकिल की मिसाल दी है, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्वेंशन है, स्किनर बॉक्स इन्वेंशन है, ठीक है, कम्युलेटिव रिकॉर्डर है, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर भी हमने जिक्र किया था। ये क्या करता था, जब वो रिस्पॉन्स देता था उसको नोट करता जाता था, ये साइड पे लगा हुआ कम्युलेटिव। तो इससे इसने इसको लर्न करना सीखा कि रीइंफोर्समेंट क्या रोल प्ले कर रही है, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेबी टेंडर, इसने इसी तरह का एक बॉक्स बनाया था बच्चों के लिए, तो उसको बेबी टेंडर बोला गया था। अच्छा, उसके बाद टीचिंग मशीन, एक स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स के फायदे के लिए, या उसको उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक उन्होंने इसने मशीन बनाई थी जो उनको स्टडी में हेल्प करती थी। जैसे कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर हमें हेल्प कर रहा होता, तो इसी तरह की एक मशीन इसने बनाई थी जिसको टीचिंग मशीन बोला गया था। जी नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ऊपर इसकी कंट्रीब्यूशन में लिखा हुआ था कि ये इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, तो उसकी कौन सा? रीजन बता रहे कौन सा? बिहेवियरिज्म। कहाँ लिखा था? वो जो आप कह रहे थे कि कंट्रीब्यूशन आप पढ़ लेना खुद, उसके उसमें लिखी हुई थी एक लाइन। हाँ जी, कहाँ पर ये वाला कंट्रीब्यूशन आ गया है? कि रिमार्केबल लेगेसी हैज लेफ्ट अ लास्टिंग मार्क। फर्स्ट पैराग्राफ है या थर्ड नो, पैराग्राफ? ये सर सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन, व्हाइल बिहेवियरिज्म इज नो लॉन्गर अ डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट। हाँ ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर आपने ये वाली लाइन पूछी है, आपने बड़ा लाइन को पकड़ा है। अच्छा, while behaviorism is no longer a dominant school of thought, his contribution remain vital। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, सिर्फ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट नहीं रहा डोमिनेंट, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर या हमारे इस फील्ड के अंदर, सोसाइटी के अंदर। अब और भी स्कूल ऑफ थॉट आ गए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे, या बहुत जिनका अपना एक वो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, अपना एक इन्फ्लुएंस है फील्ड के ऊपर, जैसे साइको एनालिसिस है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसके साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है। तो वो कहता है ये ही सिर्फ डोमिनेंट स्कूल नहीं है, लेकिन इसके जो चीजें हैं ना, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो आज भी बड़ी चीजें, मतलब उनको बड़ा यूज किया जाता था और बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका आज भी, ठीक है। जैसे लर्निंग पर बहुत सी चीज, जो लर्निंग है सारी आपकी डिपेंड ही बिहेवियरिज्म पे करती है। सारा कुछ लर्निंग के अंदर जो हम सीखते हैं वो बिहेवियरिज्म ही तो है। कहते हैं अब ये डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट नहीं रहा, लेकिन इसके जो चीजें हैं या प्रिंसिपल्स हैं, लॉस हैं, वो आज भी बहुत डोमिनेंट हैं। ये बेसिकली एक आपको समझाने की बात करता था, इंपॉर्टेंस की बताने की बात कर रहा है ये। जी कोई और क्वेश्चन? जी कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलें। ओके, सब लोग अगर क्वेश्चन नहीं है तो नो लिखें या बताएं मुझे माइक ऑन करके।